गुड मॉर्निंग। आज मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी जो आपके बीएससी पार्ट थर्ड में फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट थर्ड है वो ले रहा हूँ आपके। इसमें जो सबसे पहले आएगा वो है माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑर्गेनिक में भी बताया था, जिसमें सबसे पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में बताते हैं कि विद्युत चुंबकीय विकिरणें क्या होती है, और फिर हम बात करते हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रा क्या होते हैं। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण जो होती है वो विकिरणें जिनमें तरंग के गमन के लंबवत विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसे विद्युत चुंबकीय विकिरणें कहा जाता है। और जो जहाँ हम बात करते हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रा की, तो जो विभिन्न विद्युत चुंबकीय विकिरण हैं उनको जो उनका क्लासिफिकेशन किया गया है ऊर्जा के बढ़ते या घटते क्रम में या तरंग दैर्ध्य के बढ़ते या अथवा घटते क्रम में, उसी को हम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ये हमें पता ही है कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में कौन सा आता है। सबसे पहले हम ऊपर बोलते हैं कॉस्मिक का आता है, कॉस्मिक की जिसमें हमने कह दिया कॉस्मिक किरणें, फिर हम कहते हैं गामा किरणें, फिर उसके बाद हम कहते हैं एक्स किरण, फिर यूवी आता है आपके, फिर दृश्य आता है, और दृश्य के बाद आपके आ गया आईआर आ गया, आईआर के बाद आ गया माइक्रो, और माइक्रो के बाद आ गया रेडियो। ये ऊपर से नीचे जाने पर इसकी एनर्जी क्या हो रही है, घट रही है। यानी एनर्जी घट रही है तो आवृत्ति भी घट रही है, लेकिन लैम्डा का मान बढ़ रहा है। तो ये जो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो हम टॉपिक इसमें ले रहे हैं। और रेडियो वेव के अंदर हमारे आता है ईएसआर एनएमआर, जो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा था। तो सबसे पहले माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं। अब जो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसे हम घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी हम इसको कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि ये पहले इसका एक बार मैं रीजन लिख देता हूँ। 3 × 10⁻10 हर्ट्ज से 3 × 10⁻12 हर्ट्ज। तो चूंकि ये जो रीजन है माइक्रोवेव रीजन है, इस रीजन से जब मॉलिक्यूल ऊर्जा का अवशोषण करता है तो वह घूर्णन को दर्शाता है, यानी वो क्या करने लगेगा, घूर्णन को दर्शाएगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं घूर्णन कितने तरह के होते हैं। तो घूर्णन जो होते हैं वो यहाँ पर हम दो तरह के घूर्णन मेनली हम कह सकते हैं। एक तो है अलोंग द एक्सिस, यानी हम उसको कहेंगे अक्ष के सापेक्ष, और दूसरा हमने कहा एंड ओवर एंड रोटेशन, यानी हम इसको कहेंगे एंड ओवर एंड ही लिखेंगे हिंदी में भी इसी तरह से। और वो होगा इन प्लेन यानी तल में, और दूसरा हो जाएगा परपेंडिकुलर टू प्लेन यानी तल के लंबवत। अब जैसे हमने लीनियर मॉलिक्यूल, मेनली हम लीनियर मॉलिक्यूल ही यहाँ पर लेंगे क्योंकि हमारे रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल कोर्स के अंदर है। जैसे हमने कहा लीनियर मॉलिक्यूल है, अब इसमें एंड ये अलोंग द एक्सिस रोटेशन, यानी ये अक्ष जा रही है। जैसे मान लो HCl ही लिया हमने, एक तरफ ये H मान लिया, इसको इधर की तरफ हमने इसको Cl मान लिया। तो ये जो अक्ष यहाँ से जा रही है इसके सापेक्ष जो रोटेशन है उसको बोला है अलोंग द एक्सिस रोटेशन। तो अलोंग द एक्सिस रोटेशन इसको हमने मान लिया एक बार IA, इसको जो IA इसके सापेक्ष जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, अभी मैं आपको बताता हूँ इसमें। तो अलोंग द एक्सिस तो हो गया ये वाला। अब दूसरा हम कहते हैं एंड ओवर एंड रोटेशन। एंड ओवर एंड रोटेशन इस प्रकार का जो रोटेशन है, और वो प्लेन में भी हो सकता है, यानी प्लेन में, और या फिर इसके परपेंडिकुलर। अब हम बात करते हैं, मैंने अभी लिया है यहाँ पर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी जो जड़त्व मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को हम बोलेंगे जड़त्व आघूर्ण। यानी जो मूवमेंट ऑफ कोई भी रोटेटिंग जो बॉडी होती है, कोई भी घूर्णन करने वाली जो बॉडी है, वो हमेशा उसके साथ एक जड़त्व आघूर्ण एसोसिएटेड रहता है। यानी उससे हम किस प्रकार से दिखाते हैं, I = μr²। यानी कोई भी रोटेटिंग बॉडी के लिए, कोई भी घूर्णित जो भी तंत्र है या कोई भी जो अणु है, उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़त्व आघूर्ण। जिसमें ये जो है, ये मान लो हमने कहा ये, तो ये जो डिस्टेंस है
इसको हम r से दिखाएंगे। r कोई रेडियस नहीं बल्कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को हम दिखाएंगे। यानी हम मान रहे हैं कि अगर ये अक्ष के सापेक्ष से घूम रहा है, इस तरह से घूम रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है उसको तो r से दिखा दिया। और दूसरा जो म्यू है उसको बोलते हैं रिड्यूस मास। और रिड्यूस मास कौन सा हो जाएगा इसमें, जैसे इसको हमने कह दिया मान लो ma, इसको कह दिया mb, जैसे हमने मान लो ये कह दिया h हो गया, ये cl है। तो अब रिड्यूस मास किसके बराबर होगा, ma mb और ma प्लस mb। इस प्रकार से इसको रिड्यूस मास भी हम लिख देंगे। अब हमने इसके लिए कहा है ये क्या हो गया, यहाँ पर ia हो गया। ia क्यों, क्योंकि अक्ष के सापेक्ष हमने लिया, यानी हम ये वाला रोटेशन मान रहे हैं। और दूसरा हमने कहा एंड ओवर एंड रोटेशन, यानी जो हमने अभी डायग्राम में बनाई है एंड ओवर एंड रोटेशन। तो इसके लिए हमने कह दिया जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमने कह दिया IB। और ये वाला जो हो जाएगा तल के लंबवत उसको हमने कह दिया IC। तो हम देख रहे हैं जैसे अगर हमने SCL लिया तो IA, यहाँ पर तो कोई भी जो एटम है उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही रोटेशन में, तो इस IA को तो हम क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। किसके लिए, ये हो गया रेखिक अणु के लिए। यहाँ मैं लिख देता हूँ रेखिक के लिए, रेखिक के लिए यानी लीनियर मॉलिक्यूल के लिए IA को तो हमने 0 मान लिया, लेकिन IB और IC जो है वो 0 नहीं होंगे, और वो दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट भी होंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चाहे हम यू रोटेशन कर दें और चाहे हम तल के लंबवत कर दें इस प्रकार से, तो एक ही बात है, उसमें एक ही बात है, क्योंकि वो एंड ओवर एंड रोटेशन एक ही तरह का हो रहा है। ये हमने बनाया है घूर्णन स्पेक्ट्रा एवं डायपोल मोमेंट। तो जो डायपोल मोमेंट मॉलिक्यूल के अंदर आवश्यक है यदि वह घूर्णन स्पेक्ट्रा प्रदान करे, यानी घूर्णन स्पेक्ट्रा प्रदान करने के लिए या माइक्रोवेव सक्रिय होने के लिए, माइक्रोवेव सक्रिय होने के लिए यह आवश्यक है कि अणु में स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण उपस्थित हो। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे हमने कहा HCl है। HCl को हमने इस तरह से लिख दिया क्योंकि उसमें पॉलरिटी है, द्विध्रुव है, डायपोल मोमेंट उसमें उपस्थित है, तो हमने इधर प्लस इधर माइनस लिख दिया। अब ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हमने ये नेगेटिव इधर बनाया, पॉजिटिव इधर, तो ये इधर की तरफ मूव करा, वापस ये इधर की तरफ, ये फिर इधर और ये इधर। तो अब इस द्विध्रुव की दिशा या डायपोल की डायरेक्शन ये इस प्रकार से हो गई, यानी हमने नेगेटिव की तरफ डायरेक्शन ले ली, ये रहा नेगेटिव की तरफ, ये नेगेटिव की तरफ तीर ले लिया, इधर भी नेगेटिव की तरफ। अब ये जो होता है इसका विद्युत क्षेत्र हमने लिखा है द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र, या हम यूँ कह सकते हैं वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ डायपोल। तो ये जो होगा, ये यहाँ पर जो डायरेक्शन है इसको तो हम इस प्रकार से दिखाएंगे, नीचे की तरफ वाले को ऐसे, वापस इसको इस प्रकार से, ऊपर वाले को ऐसे, और ये वापस से इस प्रकार से। तो इस प्रकार अगर अणु में द्विध्रुव उपस्थित है तो वो क्या करता है, वो विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है, और ये विद्युत क्षेत्र विद्युत चुंबकीय विकिरण के विद्युत क्षेत्र के साथ या विद्युत या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के साथ अंतरक्रिया करता है, जिससे जो डायपोल है वो इस घूर्णन स्पेक्ट्रा प्रदान करता है माइक्रोवेव रीजन के अंदर। तो इसलिए अणु के माइक्रोवेव सक्रिय होने के लिए आवश्यक है कि अणु में स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण उपस्थित हो। इसी कारण क्या होता है, जैसे HCl है वो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा देगा, CH3Cl है वो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा देगा, लेकिन H2 है वो नहीं देगा, O2 है वह नहीं देगा। इसी प्रकार जैसे हमने कहा CH4 है, डायपोल मूवमेंट नहीं है वो भी नहीं देगा, SF6 है वो भी नहीं देगा। तो इस प्रकार घूर्णन स्पेक्ट्रा प्रदान करने के लिए आवश्यक शर्त है कि अणु में स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण उपस्थित हो। तो आज के लिए हम इतना ही लेते हैं, अगली बार हम बताएंगे किस प्रकार से ये स्पेक्ट्रल रेखाएं हमको प्राप्त होती है। धन्यवाद।